गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आप देखेंगे जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही है उसमें आपने कार्बनिक खादों के बारे में अध्ययन कर लिया है। आपने मैन्योर्स बनाने का तरीका, कंपोस्ट बनाने की विधियां आपने देखी हैं। इसके बाद में देखेंगे आप जैव उर्वरक, जिसको हम बायो फर्टिलाइजर्स के नाम से जानते हैं। देखिए बेटा, ये बायो फर्टिलाइजर्स एक प्राकृतिक उर्वरक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक उर्वरक होता है। ये वे उत्पाद होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं। जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं जो हमारी फसल में पैदावार करते हैं और साथ में पर्यावरण को दूषित नहीं होने देते हैं। साथ में पर्यावरण को दूषित नहीं होने देते हैं। इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे कि बायो फर्टिलाइजर्स क्या हैं, क्योंकि आपने आज तक नाम सुन रखा है कि मार्केट में जो बायो फर्टिलाइजर आता है और किस प्रकार से ये किस फसल के लिए उपयोगी होता है, उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर जो आप लोग बायो फर्टिलाइजर देखेंगे उसको आप लोग याद भी रखना, क्योंकि आप अपने फसलों में भी उपयोग ले सकते हैं बेटा। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, FERTILIZER, बायो फर्टिलाइजर। इसको हम हिंदी में जैव उर्वरक के नाम से जानते हैं। जैव उर्वरक, जिसको हम प्राकृतिक उर्वरक के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा, आप लोग सबसे पहले जैव उर्वरक की परिभाषा जानिए। देखिए, वे उत्पाद होते हैं जैव उर्वरक, वे उत्पाद होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं। देखिए बेटा, इसको हम जैव उर्वरक कहते हैं। शॉर्ट परिभाषा है कि जैव उर्वरक वे उत्पाद होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं। देखिए बेटा, ये बैक्टीरिया को जीवित अवस्था में मारकर लिग्नाइट और कोयले जो पदार्थ होते हैं उसके अंदर डाला जाता है और इसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। और उसके बाद में हम बीजों का कल्चर करते हैं। आपने नाम सुना होगा कल्चर, वो एक बायो फर्टिलाइजर ही होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूं। वे जैव उर्वरक वे उत्पाद होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की जीवित कोशिका के बने होते हैं। जैव उर्वरकों को बायो, यहां पर मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको, इसको ध्यान रखना। जैव उर्वरकों को बायो इनओकुलेंट या ध्यान रखना, इसको हम बायो इनओकुलेंट भी कह सकते हैं या
सूक्ष्म जीवाणु कल्चर या सूक्ष्म जीवाणु कल्चर के नाम से जाना जाता है। देखिए बेटा, जो ये जैव उर्वरक है इसको हम सूक्ष्म जीवाणु कल्चर भी कह सकते हैं। देखने में आप ये कई बार जेट के अंदर प्रश्न बन जाता है और आप लोग गलत कर बैठते हैं, तो ये ध्यान रखना, जैव उर्वरकों को बायो इनओकुलेंट या सूक्ष्म जीवाणु कल्चर के नाम से जानते हैं। देखिए बेटा, इसकी दूसरी परिभाषा और बता रहा हूं मैं आपको, इसको ध्यान से सुनिए आप लोग। जब तक आप अपने मस्तिष्क में नहीं बिठाएंगे इस परिभाषा को, डेफिनेशन को, तब तक आप लोग इसको सही समझ नहीं पा सकते हैं। क्योंकि जैव उर्वरक एक बार समझ गए तो आप लोग ऑटोमेटिकली जैविक फार्मिंग अपनाने लग जाएंगे। आपने जिस प्रकार से जैविक खाद बनाना सीखा है उसी प्रकार से ये जैव उर्वरक के बारे में समझना अति आवश्यक है। जो हमारी फसल के पैदावार, जो जब इसके लाभ आएंगे जैव उर्वरक के, तब मैं बताऊंगा कि जैव उर्वरक यदि किसान अपनाता है तो अपनी फसल में 20 से 40% पैदावार अधिक कर लेता है, क्योंकि ये प्राकृतिक जैव उर्वरक होता है। जैसे एजिटोबैक्टर है, एजिटोबैक्टर है, नीलहरी शैवाल है, इसके साथ में देखना आप लोग राइजोबियम बैक्टीरिया है, एजोस्पाइलम है, एनाबिना है। ये ऐसे जैव उर्वरक होते हैं जिनमें मिलाए जाते हैं सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव इनमें मिलाकर हम फसल में उपयोग में लेते हैं, जिससे 20 से 40% उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, अब इसकी दूसरी परिभाषा देखेंगे आप लोग। वे उर्वरक जिनमें पोषक तत्व जीवित जीवाणु द्वारा प्रदान किए जाते हैं जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैव उर्वरक कहलाते हैं। देखिए, ये भी एक लाइन में परिभाषा है। वे उर्वरक जिनमें पोषक तत्व जीवित जीवाणु द्वारा प्रदान किए जाते हैं जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैव उर्वरक वास्तव में प्राकृतिक उर्वरक होते हैं जिनमें एक या अधिक जीवाणु की मिश्रित संरचनाओं का समावेश होता है। क्या बेटा? जैव उर्वरक वास्तव में, ध्यान से सुनिए, जैव उर्वरक वास्तव में प्राकृतिक उर्वरक होते हैं जिनमें एक या अधिक जीवाणु की मिश्रित संरचनाओं का समावेश होता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता रखते हैं। जो वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता रखते हैं एवं अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाकर पौधे की वृद्धि के लिए या पौधे को प्रदान करते हैं या पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। देखिए बेटा, वे उर्वरक जिनमें पोषक तत्व जीवित जीवाणु द्वारा प्रदान किए जाते हैं उसे जैव उर्वरक कहते हैं या बायोफर्टिलाइजर्स कहते हैं। जैव उर्वरक वास्तव में एक प्राकृतिक उर्वरक है। जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि जैव उर्वरक एक प्राकृतिक उर्वरक है
जिनमें एक या अधिक जीवाणु की मिश्रित संरचनाओं का समावेश होता है। एक या अधिक जीवाणुओं की मिश्रित संरचनाओं का समावेश होता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन एकत्रित करने की क्षमता रखते हैं एवं अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाकर पौधे को प्रदान करते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। ये ध्यान रखिए बेटा। देखना है आप लोग ने इसके बारे में अच्छी प्रकार से जान लिया है, तो यहां पर मैं एक बार बोर्ड पर उतारता हूं और आप अपनी रफ कॉपी में उतारिए, ठीक है। जैव उर्वरक वास्तव में वास्तव या वास्तव, ठीक है, वास्तव में प्राकृतिक उर्वरक है या होते हैं, प्राकृतिक उर्वरक होते हैं, ठीक है, जिनमें एक या अधिक जीवाणुओं की मिश्रित संरचनाओं का समावेश होता है। क्या? एक या अधिक जीवाणु की मिश्रित संरचनाओं का समावेश होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन की ऐसे करना, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण है ना, हाँ, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का एकत्रित करने की क्षमता रखते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने की क्षमता रखते हैं एवं, यहां पर देखना, एवं अघुलनशील, क्योंकि फास्फोरस आता है, ठोस उर्वरक आता है, इसको ये बैक्टीरिया बहुत सरलता से तोड़कर पौधे को उपलब्ध कराते हैं। जो प्राकृतिक उर्वरक है वो इसमें ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो अघुलनशील अवस्था को किस में बदल देते हैं, घुलनशील में, और पौधा सरलता से ग्रहण कर लेता है और अच्छी वृद्धि करता है। एवं अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है बेटा, ये मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा। यहां पर देखना, ये हमारा टॉपिक था, टॉपिक यहां पर देखना, ये 8 और 9 नंबर पर ये टॉपिक हैं
बायो फर्टिलाइजर्स। तो यहां पर देखना बेटा, ये जैव उर्वरक हैं जिसको हम बायो फर्टिलाइजर्स के नाम जानते हैं। वे उत्पाद होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं? वे उत्पाद होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव उर्वरक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जैव उर्वरक कहते हैं। देखना बेटा, यहां जैव उर्वरक को हम बायो इनऑकुलेंट या सूक्ष्म जीवाणु कल्चर के नाम से जाना जाता है। ये अच्छी प्रकार से देख लेना, क्योंकि कई बार जेट में पूछ लेता है कि जैव उर्वरकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहां पर बायो इनऑकुलेंट या सूक्ष्म जीवाणु कल्चर के नाम से जाना जाता है। दूसरी इसकी परिभाषा देखेंगे कि वे उर्वरक जिनमें पोषक तत्व जीवित जीवाणु द्वारा प्रदान किए जाते हैं जैव उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है ना, आपने इसकी परिभाषा देख लिया। इसके बाद में देखना, जैव उर्वरक वास्तव में प्राकृतिक उर्वरक होते हैं। क्या? प्राकृतिक उर्वरक होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं वो भगवान के द्वारा दिए हुए होते हैं। इसको बनाया नहीं जाता है जीवों को, इसमें जीवों का समावेश कराकर हम बायो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये जैव उर्वरक वास्तव में प्राकृतिक उर्वरक होते हैं जिनमें एक या अधिक जीवाणु की मिश्रित संरचनाओं का समावेश होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने की क्षमता रखते हैं एवं अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। आगे देखते हैं हम जैव उर्वरकों के लाभ। ये देखिए आप लोग, जैव उर्वरकों के लाभ। जैव उर्वरकों के लाभ, ये 2 नंबर में प्रश्न बन जाता है कि जैव उर्वरक को परिभाषित कीजिए। ये 1 नंबर की परिभाषा बन जाती है। इसके बाद में 2 नंबर में उठाएगा कि जैव उर्वरकों के लाभ बताइए। तो जैव उर्वरकों के निम्नलिखित लाभ हैं, आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। देखिए बेटा, जैव उर्वरक पौधों को जैव उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन व फास्फोरस की आपूर्ति करते हैं। फास्फोरस की आपूर्ति करते हैं या प्रदान करते हैं। ठीक है, जैव उर्वरक पौधे को नाइट्रोजन व फास्फोरस की आपूर्ति करते हैं। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि जैव उर्वरक पौधे को नाइट्रोजन व फास्फोरस उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि कई बार क्या करते हैं कि पौधे जैसे फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, इसको ग्रहण करने में परेशानी उपलब्ध करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को तोड़कर और फास्फोरस को तोड़कर पौधे को सरलता से उपलब्ध करा देते हैं, जिससे वो अपनी वृद्धि कर लेते हैं। कौन? पौधे। इसके बाद में देखना बेटा, दूसरा लाभ है कि ये पोषक तत्वों के सस्ते स्रोत हैं। ये पोषक तत्वों के सस्ते स्रोत हैं। ये देखिए बेटा, यदि आप मार्केट से अन्य पदार्थों का उपयोग करते हैं तो उनसे कई गुना सस्ते होते हैं। इसको हर किसान अपना सकता है। जैसे मैं अभी बात करता हूं कि जैसे इस वीडियो को बहुत सारे किसान भी देखते होंगे, तो मैं
इनसे यही बात करना चाहता हूं कि जो आप बाहरी आधानों से लाकर आप लोग उर्वरक वगैरह देते हैं या केमिकल देते हैं, उससे सस्ता होता है और साथ में हमारा पर्यावरण दूषित नहीं होता है और हमारे पर्यावरण में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं फैलेगी यदि आप लोग जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो सस्ते भी हैं, लाभ भी बहुत अच्छा देते हैं, क्योंकि फसल उत्पादन में 20 से 40% को बढ़ाते हैं। ये जेट में कई बार प्रश्न आया हुआ है कि जैव उर्वरक का उपयोग करने से कितनी % उत्पादन बढ़ता है, तो 20 से 40% उत्पादन बढ़ता है, ये ध्यान रखिए। तो ये पोषक तत्वों के सस्ते स्रोत होते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखना तीसरा है कुछ जैव उर्वरक, कुछ जैव उर्वरक जैसे एजिटोबैक्टर, ठीक है, एजिटोबैक्टर कोमा एजोला कोमा नील हरी सेवाल क्योंकि बेटा आप लोगों को बताऊं, पहले अपन पानी किस में एकत्रित करते थे, होद में एकत्रित करते थे, तो उसमें काई आ जाती, शैवाल आ जाता था। तो बहुत सारे किसान तो क्या करते हैं, उसको फेंक देते थे, और बहुत सारे किसान क्या करते थे, गड्ढे में एकत्रित कर लेते थे और सूखने के बाद में वो फसलों में डालते थे, तो उससे बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाती थी। जो वृद्ध किसान था ना, उसको ही नॉलेज था इस बात का, अन्य किसानों को नहीं। और आज अगर यदि नील हरी सेवाल का आप लोग एजोला है, इनका उपयोग करते हैं तो बहुत ही लाभदायक है। देखिए आज एजोला को आप पशुओं को भी खिला रहे हैं, जिससे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। देखिए छोटे छोटे पॉन्ड्स बना लेते हैं और उसके अंदर उसके बीज वगैरह डाल देते हैं, जिससे ये एजोला वगैरह तैयार हो जाता है और फसलों को खिलाते हैं, जिससे नाइट्रोजन फसलों के लिए भी उपलब्ध है और पशुओं के लिए दूध उत्पादन बढ़ाने में सहयोग करता है। ये नीलहरी सेवाल हार्मोन्स कोमा विटामिन नील हरी सेवाल हार्मोन्स विटामिन आदि का स्त्राव करते हैं, जो पौधे की वृद्धि या जिससे पौधे की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ये देखिए बेटा, यहां पर जो तीसरा लाभ बताया है, कुछ जैव उर्वरक जैसे एजिटोबैक्टर, एजोला, नील हरी सेवाल, हार्मोन्स, विटामिन आदि का स्त्राव करते हैं। कौन? जैव उर्वरक। कुछ जैव उर्वरक होते हैं जिससे पौधे की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद में देखना चौथा, इनके उपयोग से जैव उर्वरकों के इनके उपयोग से फसलों की उपज में 20 से, यहां पर मैं बता रहा हूं 20 से 40% तक वृद्धि होती है। तो अपन को तो डालना चाहिए ना बेटा, जैव उर्वरक उपयोग में लेना चाहिए ना।
देखिए 20 से 40% तक वृद्धि कर रहा है, तो इसका उपयोग करना ही चाहिए अपने को। और साथ के अंदर पर्यावरण सुरक्षित रहता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पर्यावरण सुरक्षित रहता है। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो सब स्वस्थ है, अगर पर्यावरण दूषित है तो सब बीमार है, ठीक है ना। इसके बाद में देखना, इनके उपयोग से मृदा जनित, इनके उपयोग से मृदा जनित रोगों का प्रभाव कम होता है। देखिए बेटा, आप लोग विभिन्न प्रकार के केमिकल भूमि में डालते हैं तो मृदा दूषित हो जाती है और मृदा में रोग बढ़ जाते हैं। मृदा दूषित हो गई तो मीन्स बीज कहाँ से उगेगा, जर्मिनेट नहीं होगा। कई बार उत्पादन कम होने का कारण यही है कि इनका आप लोग ज़्यादा केमिकलों का उपयोग कर लेते हैं, जिससे मृदा दूषित हो जाती है, मृदा जनित रोग ज़्यादा होते हैं, जिससे बीज जर्मिनेट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर देखना, इनके उपयोग से मृदा जनित रोगों का प्रभाव कम हो जाता है। किनके उपयोग से? जैव उर्वरकों का उपयोग है, क्योंकि अगर प्राकृतिक उर्वरक आप लोग उपयोग कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं भूमि के अंदर, तो मृदा जनित वह रोग, मृदा जनित रोग की परिभाषा देख सकते हैं कि वह रोग जो मृदा के अंदर छिपा हुआ होता है उसको हम मृदा जनित रोग कहते हैं, ठीक है ना। मैंने इसकी परिभाषा कई बार बताई है। मृदा जनित रोग वह रोग जो मृदा के अंदर छिपा होता है, क्योंकि मृदा के अंदर नमी रहती है और नमी की उपस्थिति में क्या है, बहुत सारे ऐसे कवक होते हैं जो नाना प्रकार की बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। जो सीड है उसको जर्मिनेट नहीं होने देता है, उसको हम कहेंगे मृदा जनित रोग। तो आप लोग इनका उपयोग करके इनके रोगों का प्रभाव कम कर सकते हैं, इनके मृदा के रोगों का प्रभाव कम कर सकते हैं। इसके बाद में देखना, 6 नंबर पर लाभ है, इनके उपयोग से मृदा की, इनके उपयोग से मृदा की भौतिक रासायनिक एवं जैविक रासायनिक है ना, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक, मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में सुधार होता है, एवं जैविक गुणों में सुधार होता है। बहुत अच्छी बात है बेटा। यहां पर यह लाभ होता है इनका उपयोग करने से कि इनके उपयोग से मृदा की भौतिक, जो मैंने इसकी परिभाषा भी बताई थी, किसकी बताई थी, उर्वरता की परिभाषा, सोयल के बारे में हमने चर्चा की थी। मृदा उर्वरता किसे कहते हैं बताई थी आपको, तो इसकी परिभाषा देखना, क्योंकि मृदा उर्वरता पौधे की वृद्धि के लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति के योग को क्या कहते हैं, मृदा उर्वरता कहते हैं। तो यहां पर अगर मृदा की भौतिक, रासायनिक और एवं जैविक शक्ति खराब है तो उत्पादन बिल्कुल नील बटा नील है, उत्पादन अच्छा नहीं प्राप्त होगा, वो बल्कि क्या होगा, कम होगा। तो इनके गुणों में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। कौन? जैव उर्वरक। यदि आप लोग जैव उर्वरकों का उपयोग करते हैं, प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, तो मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में सुधार होता है, उत्पादन बरकरार बना रहता है, भूमि टिकाऊ रहती है, ठीक है ना। इसके बाद में देखना बेटा, इसके बाद में देखना कि इसका उपयोग करने से बहुत सारे सूक्ष्म जीव उपलब्ध, बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना। इनका उपयोग, जैव उर्वरकों का उपयोग करने से बहुत सूक्ष्म जीव, अधिक मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। जैव उर्वरक सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक है,
क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान की भूमि में ज़्यादातर जिंक की कमी होती है, जो ये बायो फर्टिलाइजर यदि आप लोग एप्लीकेशन करते हैं तो इनको उपलब्ध कराते हैं। ये सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक है, जैसे बहुत सारे पौधे हैं लक्षण प्रकट कर देते हैं। पोषक तत्वों की, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो लक्षण प्रकट करके वो खत्म हो जाता है। यदि समय रहते हुए किसान उसका सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग नहीं करता है तो पौधा चला जाता है। यदि समय रहते हुए उसका उपयोग कर देता है, एप्लीकेशन कर देता है तो वो पौधा बच जाता है और उसका उत्पादन अच्छा हो जाता है। तो आयरन है, कॉपर है, जिंक है और मैग्नीज है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। Mn, मैग्नीज, ठीक है ना। ये देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। ये लो Mn कर दो आप लोग, ये देखिए लीजिए आप लोग, ठीक है। आयरन, कॉपर, जिंक और मैग्नीज ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो जैव को उपलब्ध करा देते हैं, ठीक है। ये थे अपने एडवांटेज। लाभ, बायो फर्टिलाइजर्स के लाभ, जैव उर्वरक के लाभ। तो देखना पहला लाभ एक बार और देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में ये उतर जाए, अच्छी प्रकार से देख लेना। जैव उर्वरक को हम प्राकृतिक उर्वरक कहते हैं, देख लेना बेटा, ठीक है ना। जैव उर्वरक पौधे को नाइट्रोजन व फास्फोरस की पूर्ति कराते हैं या आपूर्ति करते हैं। दूसरा है ये पोषक तत्वों के सस्ते स्रोत हैं। तीसरा है कुछ जैव उर्वरक जैसे एजिटोबैक्टर, एजोला, नील हरी शैवाल हार्मोन्स, विटामिन आदि का स्राव करते हैं जिससे पौधे की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। चौथा लाभ देखिए, इनके उपयोग से फसलों की उपज में 20 से 40% तक वृद्धि होती है। इनके उपयोग से मृदा जनित, ये 5वें नंबर का लाभ है, इनके उपयोग से मृदा जनित रोगों का प्रभाव कम होता है। 6 नंबर पर है, इनके उपयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार होता है। इसके बाद में देखना जैव उर्वरकों का उपयोग करने से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं जिसमें आयरन है, कॉपर है, जिंक है और मैग्नीज है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद में देखना अगला टॉपिक है जैव उर्वरकों का वर्गीकरण। जैव उर्वरकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो यहां पर देखना मैं बता रहा हूं आपको जैव उर्वरक, ठीक है। जैव उर्वरकों का वर्गीकरण, ठीक है। यहां पर देख लेना अपन, जैव उर्वरकों का वर्गीकरण देखिए बेटा, ये अपना टॉपिक है। जैव उर्वरकों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पर आप लोग जैव उर्वरकों का वर्गीकरण में दे सकते हैं। जैव उर्वरकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है, जो इस प्रकार से पहला देखना आप लोग, इसको हमने वर्गीकरण किया है, इसका बंटवारा किया है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, ठीक है बेटा। ये देखिए पहला हमने इसका वर्गीकरण किया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। देखिए इसको तीन भागों में तोड़ा गया है। यहां पर देखना
नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन कौन से देखना है यहाँ पर, सहजीवी, सिम्बायोटिक्स, ठीक है, सहजीवी, सहजीवी जिसको सिम्बायोटिक के नाम से जानते हैं, सहजीवी। इसको सहजीवी जीवाणु को हमने 3 भागों में बांटा गया है। देखना, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण को 3 समूह में बांटा गया है, ठीक है। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण को 3 समूह में बांटा गया है। पहला समूह देखेंगे आप लोग, पहला समूह दलहनी फसलों के साथ सहजीवी, दलहनी फसलों के साथ सहजीवी, ठीक है बेटा, सहजीवी, दलहनी फसलों के साथ सहजीवी। यहां पर अच्छी प्रकार से देख लेना कि यहां पर दलहनी फसलों के साथ सहजीवी कौन कौन बना रहा है यहां पर, तो देखेंगे आप, राइजोबियम बैक्टीरिया, क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये देख लेना बेटा, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। दूसरा है दलहनी फसलों के अलावा, दूसरा क्या है, दलहनी फसलों के अलावा पौधों के साथ सहजीवी, अलावा पौधों के साथ सहजीवी, सिम्बायोटिक्स या सिम्बायोटिक सहजीवी, दलहनी फसलों के अलावा पौधों के साथ सहजीवी। तो यहां पर बैक्टीरिया का नाम बता रखा है, दलहनी फसलों के अलावा पौधों के साथ सहजीवी, एजोस्पाइलम, यहां पर देखना, एजोस्पाइरिलम, ये देखना बेटा, ये मैं बैक्टीरिया के नाम बता रहा हूं जो ये दलहनी फसलों के अलावा पौधों के साथ सहजीवी बनाता है, एजोस्पाइलम। और ये दलहनी फसलों के साथ सहजीवी कौन बना रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया बना रहा है, ठीक है। तो इसके बाद में नंबर तीसरा देखिए, तीसरा समूह आपके पास देखना आप लोग, एजोलाफ्रन के साथ सहजीवी, एजोलाफ्रन के साथ सहजीवी, ये देखना बेटा, एजोलाफ्रन के साथ सहजीवी। ये एजोलाफ्रन क्या होता है, ये समुद्रों के अंदर लहर के रूप में पाई जाती है, वो पानी के ऊपर पाई जाती है। तो इसको ध्यान रखना, इसको एकत्रित करके इसका पाउडर बनाया जाता है, ध्यान रखिए आप लोग, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, एजोलाफ्रन के साथ सहजीवी। तो इसका नाम देखना, जिसकी प्रजाति का नाम बता रहा हूं मैं, एनाबीना, क्या है, एनाबीना, ये देखिए, एनाबीना, ठीक है, एनाबीना, ये देखिए, एनाबीना। ये 3 समूह में बांटा गया है। सिम्बायोटिक को सहजीवी, मतलब साथ साथ में रहकर पादप को भी लाभ हो और इस बैक्टीरिया को भी लाभ हो, इसको क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। तो देखिए यहां पर इसको 3 समूह में बांटा गया है। 3 समूह में पहला दिया है, दलहनी फसलों के साथ सहजीवी, राइजोबियम बैक्टीरिया बनाता है, ठीक है। दलहनी फसलों, अब सहजीवी दलहनी फसलों के साथ सहजीवी बना रहा है। इसके बाद दलहनी फसलों के अलावा पौधों के साथ सहजीवी कौन बना रहा है, एजोस्पाइलम। और तीसरा है एजोलाफ्रन के साथ सहजीवी, वो एनाबीना बना रहा है, ठीक है। इसके बाद में देखना मुक्त जीवी, ठीक है, मुक्त जीवी देखना, मुक्त जीवी,
मुक्त जीवी, ये मुक्त जीवी जो फ्री लिविंग है, मुक्त जीवी, फ्री लिविंग, इसको हम क्या कहेंगे? फ्री लिविंग कहेंगे, और हिंदी में क्या कहेंगे? मुक्त जीवी कहेंगे। तो ये देखना, ये क्या कर रहा है? मुक्त जीवी क्या कर रहा है बेटा? इसको दो भागों में बांटा गया है, एजिटोबैक्टर, इसको दो भागों में बांटा गया है। किसमें बांटा है? एजिटोबैक्टर, 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 ठीक है, एजिटोबैक्टर, एजिटोबैक्टर, और जो नीले हरी शैवाल है वो प्रकाश संश्लेषित है। दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसको अच्छी प्रकार से आप लोग याद करना। देखिए बेटा, यहां पर अपना अगला जो टॉपिक था वो मैंने आपको जैव उर्वरकों का वर्गीकरण बताया है, ठीक है। जैव उर्वरकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है, जिसमें पहला दिया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु को कितने भागों में यहां तोड़ दिया है? दो भागों में तोड़ा है। पहला सहजीवी और दूसरा है मुक्त जीवी। मुक्त जीवी को कितने भागों में तोड़ा है? तीन भागों में बांटा गया है। पहला है दलहनी फसलों के साथ सहजीवी, दूसरा है दलहनी फसलों के अलावा पौधों के साथ सहजीवी, और तीसरा एजोला फर्न के साथ सहजीवी। इसके बाद में मुक्त जीवी है, वो पहला दे दिया है, इसको दो भागों में तोड़ा गया है। इसको पहला दिया है एजिटोबैक्टर, दूसरा है जो नीली हरी शैवाल प्रकाश संश्लेषित है। ये ध्यान रखिए आप लोग। तो देखना बेटा, अब जो अगला टॉपिक है फास्फोरस रूपांतरण, फास्फोरस का रूपांतरण। जिस प्रकार से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का हमने क्लासिफिकेशन देखा है, उसी प्रकार से हम फास्फोरस रूपांतरण का कल बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखना बेटा, इस वीडियो को आप अच्छी प्रकार से देखना, ठीक है ना, और इसको समझना। जैव उर्वरक ये कई बार बोर्ड एग्जाम में उठा हुआ है और बहुत इजी है। अगर इसको एक बार आप लोग देखेंगे तो आपके अच्छा समझ में आएगा। तो देखना बेटा, मैं आशा करता हूं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।